हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 10, 11 और 12 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, या कहें पहली महिला अधिकारी कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा मिंटी अग्रवाल। कौन है वो? तो वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं इस वक्त, और उन्हें वायुसेना दिवस पर यानी 8 अक्टूबर को एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने इस पदक से सम्मानित किया। ओके, क्यों? दरअसल वो जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो रही थी उस दौरान उड़ान नियंत्रक की भूमिका उन्होंने निभाई थी। कब? 26 फरवरी 2019 को रडार कंट्रोल सिस्टम पर तैनात थी और वही कंट्रोल कर रही थी जो भी आसमान में फ्लाइट हो रही थी एयरफोर्स की उसकी। ओके, और उसी दौरान जो ऑपरेशन के हीरो थे विंग कमांडर अभिनंदन, उनको पल पल की सूचना दे रही थी, और यही नतीजा था कि स्ट्राइक के दौरान भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि बाद में विंग कमांडर का भी जो जहाज़ था वो क्रैश कर गया था। ओके, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका इनकी थी, मिंटी की थी, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए जब भी कुछ पहला होता है पहली बार तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शांति का नोबेल प्राइज़ 2020 किसे दिया गया? नोबेल पीस प्राइज़ 2020। इसका आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WPF। देखिए इस बार बहुत लंबी लिस्ट थी नॉमिनेशन की, 318 लोग थे। कौन कौन थे इनमें? इंपॉर्टेंट नाम ले लूँ आपको। ग्रेटा थनबर्ग जो कि पर्यावरणविद हैं हो गई हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, रूस के में जो अपोजिशन के लीडर हैं एलेक्सी नेवेल्नी, वो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, तो ये सब कतार में थे, लेकिन मिला WPF को। तो कहाँ पर ये दिया जाता है अवार्ड, ये पीस प्राइज़? ये प्राइज़ दिया था नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ओके, देखिए एक क्वेश्चन ट्रिकी आप लोगों को आ सकता है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो ये कहाँ दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्वे। लेकिन बाकी जो नोबेल के प्राइज़ हैं जैसे फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, तो ये सब नोबेल प्राइज़ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ओके, लेकिन जो शांति का नोबेल प्राइज़ है यानी नोबेल पीस अवार्ड है, उसका सेरेमनी नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में होता है, और नॉर्वे में ही वहाँ पर ये चयन भी होता है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया जाएगा। ओके, तो डिसाइड कौन करता है, कैसे डिसाइड होता है नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर? देखिए नॉर्वे के लोग डिसाइड करते हैं। नॉर्वे की आबादी करीब करीब 50 लाख है, और इसके पार्लियामेंट के थ्रू 5 मेंबर की कमेटी बनती है और वो तय करती है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिलेगा। तो इस बार 318 कैंडिडेट थे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ओके, तो कैसे नॉमिनेट होते हैं, इतनी लंबी लिस्ट कैसे बन गई? देखिए कई तरीके से नॉमिनेट किया जा सकता है, किसी को नामांकित किया जा सकता है। कैंडिडेट बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आमतौर पे अगर आप नॉर्वे के पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, या फिर आपको पहले से नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिल चुका है या नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो शांति का नोबेल प्राइज़ 2020 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मिला है। ओके, 9 अक्टूबर को ये अनाउंसमेंट हुआ, और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो उसके तहत 2019 में 88 देशों के करीब 9.7 करोड़ लोगों तक सहायता पहुंचाई गई भोजन की। ओके, और कमेटी ने कहा है कि भूख को युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। ओके, और ये बड़ी भूमिका निभाई है उसने, इसलिए उस संगठन को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देखिए क्या होता है शांति के लिए, क्यों? देखिए जैसे ISIS था, उसने क्या किया, उस इलाके में पूरे में फूड की सप्लाई बंद कर दी, तो लोगों का विश्वास सरकार से ख़त्म होने लगा कि जब खाना ही नहीं मिलेगा तो लोग बिलबिलाएंगे, और फिर मजबूरी में दूसरे जो पक्ष है उसके समर्थन में या उसके साथ आ जाएंगे खाने के लिए। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या करता है कि ऐसे जो भी संगठन है, देश हैं, जहाँ पर दिक्कत चल रही है, तो वहाँ जाकर
और खाने की समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करता है, वहाँ फूड पहुँच जाता है। और ये यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का एक फूड प्रोग्राम है, एक शाखा है। मुख्यालय कहाँ है इसका? रोम में है। ओके। और ये साल 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ यानी हंगर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसा बड़ा संगठन है जो इमरजेंसी और ज़रूरत के वक्त खाना पहुंचाता है। ओके। और ख़ास तौर पर इसे संयुक्त राष्ट्र सद के जो सदस्य देश हैं, वहाँ जो युद्धग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर भूख को हथियार बनने के खिलाफ लड़ाई के लिए एक तरह से प्रेरित किया जाता है कि आप भूखे मत रहो। ओके। और 80 देशों में काम कर रहा है। मेरे बगल में आप देख रहे हो, तो 80 देशों में ये सब जहाँ जहाँ ब्लिंक है वो 80 देश में काम कर रहा है। और भारत में भी, भारत में ज़रूरतमंदों को भोजन पहुँचाने का जो सरकारी प्रयास है उसमें वो मदद करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और कुछ और देश हैं जो रेड ब्लिंक आपको दिख रहा होगा, जैसे यमन और युद्धग्रस्त जो अफ्रीकी देश हैं उस तरफ, तो वहाँ पर खाना पहुँचाता है जहाँ पर युद्ध चल रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। DRDO ने देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है, टेस्ट किया है 9 अक्टूबर को। तो इसका नाम क्या है? ये फिर क्वेश्चन आ रहा है, देश की पहली। आंसर का रुद्रम 1। ओके। वैसे इसका नाम क्या है? NGARM। फुल फॉर्म क्या कहेंगे? न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है। और DRDO ने इसको डेवलप किया है, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसको सुखोई 30 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया। आप देख भी रहे हैं टेस्ट कैसे हो रहा है सुखोई से। और इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? ओडिशा के बालासोर स्थित जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर हुआ है। और ये टारगेट को आवाज़ की रफ्तार से दुगुनी तेज़ी से ये निशाना बना सकता है। तो एक सवाल उठता है कि आखिर ये एंटी रेडिएशन मिसाइल होता क्या है? कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी आ सकते हैं, है ना, कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है। आप सोचो कि परमाणु रेडिएशन से रिलेटेड है, नहीं, सिर्फ परमाणु रेडिएशन से रिलेटेड नहीं है। दरअसल क्या है कि युद्ध के दौरान, आपको बताऊं, मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, युद्ध के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके। और ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी और बाकी रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि आपका जो मोबाइल टावर ही है वो भी रेडिएशन उत्सर्जित करता है, आपका मोबाइल भी रेडिएशन भेजता है। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है ऐसे रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडिएशन उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर हमला करता है सटीक। ऐसे में जब युद्ध का जो रडार है, रडार सेंटर है, वो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम उसका जो ध्वस्त होगा, अगर रडार सेंटर है या कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गया तो वो मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता दुश्मन की ख़त्म हो जाती है, दुश्मन की क्षमता। तो इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम ऐसे ही मिसाइल सेंटर का नष्ट करना है जिससे दुश्मन को वार के लायक ही न छोड़ा जाए, मतलब वो हमला ही नहीं कर पाए। ओके। तो एक सवाल उठता है, क्या ये मिसाइल रेडिएशन को ढूंढता है? बिल्कुल नहीं। ये मिसाइल क्या करता है, खुद रेडिएशन नहीं ढूंढता है, बल्कि लॉन्च करते समय कई तरह की फ्रीक्वेंसी और सर्विलांस मिशन से संबंधित जो भी जानकारी जुटाई जाती है इंटेलिजेंस के द्वारा, इंटेलिजेंस टीम के द्वारा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जानकारी इसमें फीड कर दी जाती है। उसके बाद इसको टारगेट दे दिया जाता है कि ये यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, तो वहाँ पर जाके वो लक्ष्य को भेज देता है, चाहे वो रेडिएशन वाला जो लक्ष्य है लगातार मूवमेंट ही क्यों ना कर रहा हो। देखिए, दरअसल अब रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल होते हैं, मतलब कहीं भी ले जाया जा सकता है, मोबाइल होते हैं। ओके। और ऐसे व्हीकल पर रडार लगाया जा सकता है, तो ऐसे में लक्ष्य को मार करने में रुद्रम 1 जो है वो बहुत ही सक्षम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। MCQ तो है ही 1200, इसके अलावा उसका पूरा डिटेल नोट्स भी दिया हुआ है ताकि आपके हर एग्जामिनेशन में जो है वो आपको मदद हो सके। ओके। चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट PSC हो, चाहे रेलवे का ही क्यों ना हो, या SSC हो या बैंक्स हो। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो सेम आए ऐसा नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन बताया उसका जो डिटेल मैंने बताया है उससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जैसे PSC का जो एग्जामिनेशन हुआ है अभी हाल ही में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने जो PDF बनाया हुआ है उससे आए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन जो है, जो मैंने क्वेश्चन बताया वही आए, चेंज आ सकता है, लेकिन जो डिटेल है उससे तो ज़रूर ही टकराता है। आगे बढ़ते हैं, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना, वहाँ पर PDF अवेलेबल है।
अगला क्वेश्चन, रामविलास पासवान का निधन हो गया 8 अक्टूबर को, तो अंतिम समय में उनके पास कौन सा मंत्रालय था? आंसर होगा इसका खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। ठीक है, देखिए रामविलास पासवान कुछ महीने से बीमार थे और ये 2 अक्टूबर को उनके हार्ट की सर्जरी भी हुई थी, तो उनका निधन हो गया बाद में। उनका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1946 को। बिहार में बहुत बड़ा कद था राजनीतिक तौर पर। और आपको बता दूं कि उनके राजनीतिक करियर के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। 1969 में पहली बार वो विधायक बने थे और उसके बाद उन्होंने 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ली और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जीते और तब वो सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का उनका रिकॉर्ड रहा है। 11 बार चुनाव लड़ा उन्होंने, 9 बार वो जीत चुके हैं। सन 2000 में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। ओके, तो उनके बेटे अभी चिराग पासवान उसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रामविलास पासवान के निधन के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है? आंसर होगा पीयूष गोयल। ओके, और पीयूष गोयल के पास पहले से रेल, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय पहले से ही है, तो अब एडिशनल मिल गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 10 अक्टूबर। ओके, कब हुई थी शुरुआत? 1992 में हुई थी शुरुआत। और 2020 की थीम क्या है? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच, ये है थीम। अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर। ओके, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है UPU, उसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड के बर्न में 9 अक्टूबर 1874 को, 1874 में। तो उसी दिवस को लेकर ये मनाया जाता है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। हालांकि धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन के माध्यम बदल रहे हैं, हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, तो उस वक्त डाक विभाग की जो जितनी पहले ज़रूरत थी वो थोड़ी कम हुई है, फिर भी इम्पोर्टेंस तो है ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जो विमेंस सिंगल का है उसके विजेता का नाम बताएं। विमेंस सिंगल फ्रेंच ओपन 2020, आंसर होगा इग स्वीतेग। ओके, इग स्वीतेग, और वो ऐसा करने वाली पहली पोलैंड की पहली ग्रैंड स्लैम विजेता है, पोलैंड की। उन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता अमेरिका की सोफिया केनिन, तो उनको मात दी है। ओके, और आपको बता दूं कि 19 साल की है मात्र, और 2005 के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाली वो सबसे युवा खिलाड़ी है। उनसे पहले यानी 2005 से पहले राफेल नडाल भी 19 साल की उम्र में उन्होंने ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब पुरुष एकल वर्ग में किस खिलाड़ी के नाम रहा? किसने जीता? ये पुरुष एकल की बात हो रही है, मेंस सिंगल्स की। आंसर होगा इसका राफेल नडाल। ओके, उनको लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है, द किंग ऑफ लाल बजरी। लाल बजरी एक जगह है जहाँ पर ये आयोजन होता है। तो स्पेनिश स्टार हैं वो टेनिस के, और उन्होंने 11 अक्टूबर को ये जीत हासिल की है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को उन्होंने मात दी, हराया और अपना 13वां फ्रेंच ओपन जीत लिया है। ओके, 13वां फ्रेंच ओपन है। और अगर बात हो गई कि कितने ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हुए हैं, तो 20 जीते हुए हैं। ओके, और उन्होंने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है राफेल नडाल ने, 20-20 हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने जलवायु नवाचार यानी जलवायु इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस अवार्ड की शुरुआत की है? आंसर होगा अर्थ शॉट प्राइज़। ओके, अर्थ शॉट प्राइज़। ये जो प्राइज़ है इसका उद्देश्य यही है कि पृथ्वी की जो मेंटेनेंस एक तरह से जो कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी को संभाला जा सके, पॉल्यूशन कम फैले। तो ऐसे में जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं उनको ये प्रोत्साहित करना। 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। एक तो है प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापन, दूसरा है स्वच्छ हवा, तीसरा है महासागरों को पुनर्जीवित करना, चौथा है कचरे की कमी, और 5वां है जलवायु परिवर्तन कैटेगरी। तो इन सब में दिए जाएंगे और अगले 10 साल तक हर साल 1 मिलियन पाउंड जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 11 अक्टूबर। ओके, लड़कियों के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं उस पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? 11 अक्टूबर 2012 को। थीम क्या है 2020 की? माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। हिंदी में कहेंगे मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। अगला क्वेश्चन, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। आंसर होगा 12 अक्टूबर। ये जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ओके, और अलग अलग थीम पे काम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। अर्थराइटिस क्या है? कई सारे लक्षण हैं जैसे हड्डियों में दर्द, सूजन, ये सब प्रमुख लक्षण हैं। और ये बीमारी तब ज़्यादा परेशानी करती है जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो ये दिवस एक इम्पॉर्टेंट है। और 2020 की थीम क्या है? तो टाइम टू वर्क थीम है। 2019 की भी थीम यही थी, टाइम टू वर्क, और 2020 की भी थीम यही सिलेक्ट की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI, उसका चेयरमैन किसे चुना गया? अध्यक्ष। आंसर होगा नीलेश शाह। उनको दोबारा इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्या है संगठन? देखिए, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सेबी के साथ जो है रजिस्टर्ड है और ये काम करता है। एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड्स के जो संगठन है उन सब का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा 6 मंथ, 6 महीने, या फिर जो नया CEO या प्रबंध निदेशक नियुक्त होगा तब तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। मुख्यालय कहाँ है? जम्मू कश्मीर ये बैंक का, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइट डे। आंसर होगा इसका अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। और 2020 में कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। ओके, थीम क्या है इसका, इस साइट डे का? थीम होगा होप इन साइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? आंसर होगा बिशर अल खासानेह। ओके, बिशर अल खासानेह। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान, और मुद्रा जॉर्डन दिनार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैज्ञानिक है, मैक्सिकन है, मारियो जोस मोलिना, तो उनका निधन हो गया है 7 अक्टूबर 2020 को। तो कौन सा बड़ा प्राइज़ उनको मिल चुका है? आंसर होगा नोबेल प्राइज़। कब मिला था? 1995 में। किस कैटेगरी में मिला था? तो केमिस्ट्री में मिला था। ओके, मैक्सिको के रहने वाले थे और उनको ये अवार्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के रिसर्च के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने वर्ष 2020 में कितने फर्जी संस्थानों की सूची जारी की है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आंसर होगा 24। और बहुत सारे संस्थान जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हैं और हर साल मैं देखता हूँ कि ये फर्जी संस्थानों की लिस्ट जारी करता है UGC, लेकिन उसको बंद कराने की मुझे लगता है कोशिश नहीं होती है। तभी तो हर साल वही संस्थान होते हैं। वही कानपुर का इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम का एक संस्थान है जिसकी मान्यता भी नहीं है भारत में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं, होम्योपैथी से अलग है। इस तरह से बहुत तरह तरह के फर्जी जो संस्थान चलाया जा रहे हैं, आप हर साल का लिस्ट निकालिए, हर साल वही संस्थान होते हैं। तो आखिर जब आप घोषित कर देते हो कि फर्जी संस्थान है तो फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो सब भी होनी चाहिए थी कि उनको बंद कराना चाहिए था। और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए जेल तो है, जेल भेजना चाहिए था। ओके, तो ये बात चल रही है और इससे नुकसान किन को होता है? युवाओं को होता है जो ट्रैप में फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेरोजगार प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर होगा उत्तराखंड। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उन्होंने ही 8 अक्टूबर को ये योजना शुरू की। तो उत्तराखंड की बात हो रही है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? वहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और आपसे एक सवाल है कि उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में एक नई राजधानी के बारे में बताया था, अस्थायी राजधानी, तो उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपको आने वाले वक्त में किसी एग्जामिनेशन में ये सवाल मिल जाए, तो इसलिए अगर नहीं पता है तो आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं।
sarkarijobnews.com पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। आंसर होगा ये 2 दिन का है, 10 अक्टूबर और मई का दूसरा शनिवार। ये 2 दिन मनाया जाता है, साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है, मई के दूसरे शनिवार और 10 अक्टूबर को। ओके, तो ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो ये थीम है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 दिनों का, आगे का भी वीडियो मिल जाएगा जल्दी। देखिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था वीडियो को, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा, पूरी कोशिश है हमारी, और कोशिश होगी कि आपको वीडियो जो है वो 10 बजे से पहले मिल जाया करे कल से। दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स जो हैं वैल्यूएबल कमेंट्स, सो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, भले ही उसका जवाब मैं हर बार ना दे पाऊँ। ओके, तो करंट अफेयर्स जो है वो इस साल का वो अवेलेबल हो गया है डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों को अपडेट लेना है वो कैसे लें उसका भी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। और आज के करंट अफेयर्स का इसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।